फरीहा इदरीस। वफाक में शहबाज शरीफ की दूसरी हुकूमत को कल 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर सियासी अदम इस्तेकाम अक्सर रहा है माजी में, हुकूमत का 1 साल मुकम्मल करना बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है। अपोजिशन ने इस 1 साल के दौरान इस्लामाबाद की जानिब कई बार लॉन्ग मार्च किए, बहुत ज़्यादा शोर मचाया, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। बल्कि हम कह सकते हैं कि हर इस मार्च के बाद एक्चुअली अपोजिशन ही वीक पोजीशन में नजर आई। हुकूमत अब दावा कर रही है कि मुश्किल दौर गुजर चुका है, जबकि आगे उनके लिए आसानी ही आसानी आने वाली है। एक कॉन्फिडेंस नजर आया वज़ीर तारड़ में जब उन्होंने स्पीच की और कहा कि मुल्क अब इस्तेकाम से तरक्की की जानिब जा रहा है। आवाम अब गाली गलोच को सियासत में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा देखिए, पाकिस्तान को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है, पाकिस्तान एक रेलेवेंट मुल्क है। आलमी रहनुमा मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ को साथ बिठा के ये बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो किरदार SIFC ने अदा किया है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ आर्मी स्टाफ ने अदा किया है, काबिल सताइश है। और ये टीम वर्क के नतीजे में मुल्क एक इस्तेकाम से अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो वो इकोनॉमी हो, कम तरीन सतह पे महंगाई हो, शफाफ तरीके से मुल्क के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में बेहतरी आई। 1 साल का जो सफर है ये आसान नहीं था, मगर अल्लाह ने फजल किया, मेहनत थी, नेक नीति थी। डिफॉल्ट के दहाने से इस्तेकाम से ग्रोथ। ये जो खोखले नारे हैं ना, गालम गलोच की सियासत, धरना दे दो, पकड़ दो, जलाओ घिराव कर दो, मार दो, ये अब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए ये सोशल मीडिया के व्यूज में भी कमी आ रही है, नजर आ रहा है। वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर 12 अक्टूबर एक बार फिर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान जल्द मुआशी बहरान से बाहर निकल आएगा। लेट्स वॉच हिम। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ, अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल करेगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। इस दौरान आज बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना भी किया गया। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम थी जो 1 घंटा अडियाला जेल में रही है। बानी PTI का जो तिब्बी मुआयना था वो वहाँ पर हुआ। जेल ज़राए ने बताया कि बानी PTI का शुगर लेवल और BP बिल्कुल नॉर्मल आया है। डॉक्टर्स ने मज़ीद टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल्स भी हासिल किए हैं। अदालती हुक्म पर बानी PTI का पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर से चेकअप कराया गया है। ये तिब्बी मुआयना ऐसे वक्त में हुआ है जब तहरीक इंसाफ ने यह इल्ज़ाम आयद किया हुआ है कि बानी PTI को डेथ सेल में रखा जा रहा है। ज़रा देखिए, इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है, ऐसा सेल जिसमें दहशतगर्दों को रखा जाता है। इमरान खान साहब से 6 महीनों में सिर्फ 1 दफा सियासी मुलाकात जो है वो अलाउ की गई। इमरान खान साहब की किताबें रोक ली जाती हैं। आप देखें कितनी ओछी और चचोरी किस्म की हरकतें करते हैं। यही सिलसिला जो है वो अखबारात के हवाले से भी है। इसी तरीके से इमरान खान साहब से उनके बच्चों की टेलीफोन पे बात नहीं कराई जाती। अगर आप अदालती अहकामात को ऐसे ही हवा में उड़ाते रहेंगे, मैं ये समझता हूँ कि फिर चीजें जो है वो एहतजाज की तरफ जाती हैं। तो फिर तो हम ये समझते हैं कि आप जान के ये कर रहे हैं कि इस किस्म की छिछोरी हरकतें की जाए ताकि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उसको आप इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक के लिए मुशावरत जारी है। कोशिश की जा रही है कि अलायंस बनाया जाए। फैसल चौधरी साहब ने भी इस बारे में एक बात की है, जरा देखिए। हमने जो एक सियासी इत्तेहाद बनाना है, हम उस पे हमारी जो टीम है जिनमें असद कैसर, उमर अयूब, हामिद रजा साहब और नासर अब्बास साहब समेत दीगर दोस्त जो हैं वो लगे हुए हैं। ये एंगेजमेंट कमेटी जो है ये उस इत्तेहाद के लिए काम कर रही है। 18 पार्टियां जो है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, उन्होंने इमरान खान की आवाज में लाई और कहा कि ये हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन, गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन के तहत ही एक नया रास्ता। हाथ में हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये कोई नई बात नहीं। और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सवाल मैंने कुछ और करना था बट फैसल चौधरी साहब अभी बात कर रहे थे। आपने माजी में ये बात कही कि वो PTI से नहीं है, वो सिर्फ वकील हैं, बट आई थिंक इसमें अब क्लैरिटी है, ही इज पार्ट ऑफ PTI। नहीं, वो तो लॉयर ही हैं और वो चूंकि इमरान खान तक उनका एक्सेस है तो इमरान खान की जो बात आती है वो उनकी तरफ से आती है और ज़ाहिर है वो इसलिए ऑथेंटिक होती है कि वो ही रोज़ मिलते हैं, बाकी तो कम लोग और रोज़। बट वो पॉलिटिकली PTI के साथ इन्वॉल्व नहीं है। He is a lawyer basically. He is not in a political team. So he is not PTI. He could then, if he's a lawyer, वो कल को PMLN का भी केस लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी और का भी लड़ सकते हैं। बट he said हम बना रहे हैं अलायंस, हमारा वो तो चूंकि उस वक्त बात कर रहे थे एज ए PTI के रिप्रेजेंटेटिव के लॉयर के, तो उस वक्त वो ये बात कर रहे हैं। ओके, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए अभी आपने जो सारी बातें दिखाई हैं या किया है, देखिए आप हर जगह पे जाते हैं ना, 2 सवाल हैं। पहला कि आगे क्या बनेगा और फिर ये कि इमरान खान बाहर कब आएगा। हर जगह आप जाते हैं यही 2 सवाल हैं और दोनों को बारे में सच्ची बात है किसी को कुछ पता नहीं है।
और इस वक्त प्रॉब्लम ये आ गई है कि हुकूमत की तो ये आपने अता तारड़ का दिखाया या राना सनाउल्लाह का तो खैर मैं बड़ा एहतराम भी करता हूँ, वो डेमोक्रेट हैं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है या अता तारड़ की तो अपनी पार्टी में या उधर भी कोई इतनी हैसियत नहीं है। प्रॉब्लम हाँ, बट नो वन लिसन्स टू हिम। वो कोई पॉलिसी मेकर तो नहीं है ना उसमें तो नहीं है, वो तो सिर्फ उनको लिफाफा अपना पकड़ा दिया कि ये पढ़ दो जाके, वो पढ़ दिया, वो तो नहीं है, उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है। द रियल थिंग इज़ यू नो कि प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हुकूमत में जो लोग हैं, एक 18 सीटों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बन गया, एक 27 सीटों पे सदर बन गया। द प्रॉब्लम इज़ कि लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट है नहीं, इसीलिए आज आप देख रहे हैं ना, अब आप खुद जो है हमें फॉलो करती हैं सालों से, आप मुझे बताएं किसी एक डेमोक्रेसी ने कभी शहबाज शरीफ को कॉल किया हो, यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने कॉल किया हो, यूके अमेरिका का, तो आप कितनी बेइज्जती की बात है। 3 ट्वीट्स की शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर को, और उन्होंने एक का जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजह क्या है? MBS को लाने में क्या क्या एफर्ट नहीं डाली, MBS नहीं आए। वजह ये है कि सदर आए अभी कुछ दिन पहले आए हैं, उसके अलावा PM भी जा रहे हैं। They are not a democracy. They are not democracy. मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, टर्की इज नॉट अ डेमोक्रेसी। मतलब जैसे हमारी डेमोक्रेसी है वैसी वो है, ऐसे ही चल रहा है। MBS is democracy. नहीं, MBS is not a democracy. Why is democracy important? मैं वो तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मुल्क पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम UAE के क्राउन प्रिंस नहीं आए आपके सामने स्टेट विजिट के ऊपर, 4 घंटे के लिए उनका क्राउन प्रिंस आया है। तो बेसिकली टोपियां अजीबोगरीब पहन के पहुंच जाते हैं। वो तो besides the point है, वो आपकी पसंद है, आपको नहीं पसंद। अच्छा, अब इशू ये है कि अब प्रॉब्लम एक तरफ तो ये फंसे हुए हैं। अभी इस साल आप देखें ISFC का इतना बड़ा कारनामा जो वो कह रहे थे, कॉटन 15% डाउन है, वीट 11% डाउन है, और मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि हमारी, और मिफ्ता इस्माइल ने एक्चुअली कोट किया है बिजनेस रिकॉर्डर को कि हमारी जो खरीदने की सलाहियत है बंदे की, वो 2018 से पीछे चली गई है। सो एक तरफ तो गुर्बत, अगर आप सियालकोट चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, जो हब है इंडस्ट्री के, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोगों के पास बेरोज़गारी की इंतहा है। आपके सामने इस वक्त जो मीडिया का हाल है, हर जगह के ऊपर मीडिया स्लैश हो रहा है और लोगों का बुरा हाल है। वैसे एग्जैक्टली यही आपके दौर में भी हो रहा था। हमारे दौर में हमारे दौर में 6.1% पे ग्रोथ थी। 4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, डॉन, हम, बिजनेस रिकॉर्डर, जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए, सबके प्रॉफिट जो हैं वो 40% से ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए थे, बाकी उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं ना किए। सो उस दौर को इनसे मिलाना तो हमारी तौहीन है, उसको तो मिला ही ना। सो पाकिस्तान जो इस तरह they will defer to you. आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल लेजिटिमेसी नहीं। देखिए, मेरा और आपका तो सवाल ही नहीं है ना, आपने तो नंबर्स देखने हैं ना। आप नंबर्स देखें, PTI की हुकूमत कहाँ खड़ी थी, उस पर तो बात ही ना करें। But then where is this confidence coming from? प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है PTI की लीडरशिप की नाअहली से। आई मीन, इससे ज्यादा नालायक, नाअहल लोग आपने पॉलिटिक्स में देखे ही नहीं जो अभी आप PTI में देख रहे हैं। यानी मैं हैरान हूँ, और खान साहब को मैंने कहा है, मैंने कहा आपने ऐसे एक बुजदार को हम रोते थे, आपने पूरा बुजदारों का टोला हमारे पे मुसल्लत कर दिए, ना इनको कुछ समझ है, ना इनको अकल है। अब आप देखिए कि PTI ने जो पिछले साल 9 फरवरी को मूवमेंट चलानी थी, मूवमेंट नहीं चलाई, घर बैठे रहे सारे, और उसके बाद जब अलायंस बनाना था, अलायंस नहीं बनाया। अब इतनी मुश्किल से मौलाना फजलुर रहमान को, शाहिद साहब, इन लोगों को मैं जाके भी मिला, खान साहब का मैसेज दिया, उनको इकट्ठा किया हमने। 4 दिनों में इन्होंने सारा अलायंस बेड़ा गर्क कर दिया। नाउ देयर इज नो अलायंस अगेन। मौलाना फजलुर रहमान बाहर खड़े हैं, ही इज सेइंग मैं नहीं आ रहा, और आपने अलायंस का ही बेड़ा गर्क कर दिया। जो आपने एक काम जो आपने करना था, मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया, कोई अभी अलायंस नहीं है, खत्म हो गया सारी एफर्ट जो है। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब भी अलायंस होगा आएंगे मौलाना फजलुर रहमान। हाँ, लेकिन अब अलायंस नहीं हो रहा। और आप उठा के आप देखें कि जो इन्होंने इतनी वो कराया, ये अभी जो मीटिंग हुई और उसके बाद जो एलामिया आया है, इमरान खान की रिलीज डिमांड ही नहीं है। PTI और दूसरी पार्टियां जो है वो उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर रही हैं, इमरान खान की रिलीज उसमें डिमांड ही नहीं है। तो मुझे बताएं, हमने चार्ट डालना है उस अलायंस का जिसकी डिमांड में इमरान खान की रिलीज शामिल ही नहीं है। तो बेसिकली बोने मुसल्लत हो गए, और उनकी वजह से गवर्नमेंट इस कदर कमज़ोर, जालिम, फस्तायत पे मबनी निज़ाम जो है वो चल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ कोई मुकाबला नहीं है। बट देन ये ऑब्वियसली आपको इस PTI की लीडरशिप से
आप वेरी वोकली यू अपोज देम, बट उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने सब कुछ कर लिया, हम सड़कों के ऊपर आए, लोग आए, गिरफ्तारियां दी, अब बरकर ने जान तक दे दी, अब हम और क्या करें। आखिरी एफर्ट इमरान खान को जो बाहर लाने की सीरियस एफर्ट है वो बुशरा बीबी ने की है, और इसीलिए बुशरा बीबी जेल में है। और ये जो सारी लीडरशिप है आपके सामने, आपको मालूम है इन्होंने कितनी मुखालफत की बुशरा बीबी की। और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान को बाहर लाने के लिए उनकी फैमिली ने, उनकी बहनों ने और फैमिली ने एफर्ट ना की, तो देखिए ये 600 दिन गुजर गए हैं, 600 दिन अगले भी जो हैं वो इनसे बाहर नहीं आ सकते। अगर किसी ने सीरियस एफर्ट डाली है इमरान खान को बाहर लाने में तो की ही बुशरा बीबी ने, और किसने की है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो अब क्या करें? अब जिस जगह पर आ गए हैं, बुशरा बीबी भी जेल में है, उनकी बहनें इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब को पिछली दफ़ा जो मेरी मुलाकात हुई है उसमें भी मैंने अर्ज़ किया, दोबारा जब भी मुलाकात का मौका मिलेगा, इस लीडरशिप के साथ इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। बड़ा जो आप कहते हैं कि मैं एक अलग से अलायंस बना रहा हूँ, इमरान इस्माइल भी उसमें हैं, दीगर काफ़ी लोग उसमें आ रहे हैं, बात हुई है। मैं सिर्फ चाहता ये हूँ कि मैं खान साहब से एक उनको थोड़ा ब्रीफ करके एक नोट ले लूँ उनकी, ताकि ये ना लगे कि कोई पीटीआई के अंदर हम कोई और पीटीआई जो है वो लग तो यही रहा है वैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक है या पुराना ब्लॉक है। फैसल वाडा साहब तो कहते हैं कि ये एक अलग पीटीआई निकलेगी पुराने लोगों की। देखिए फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं नहीं कहते मुझे नहीं पता, बट द फैक्ट इज दैट पीटीआई के अंदर लीडरशिप की चेंज जो है वो होनी है, वो जल्दी होनी है या देर से होनी है, बस ये पॉइंट है। चाहता मैं ये हूँ कि इमरान खान की जो ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ हम ये तय, हमारा तो पॉइंट ये है कि इमरान खान की रिलीज करें। इमरान खान को आप रिलीज करते हैं, बाकी सारा काम वो खुद ही आके कौन कौन होगा इसमें काफी लोग होंगे, बट नाम लेना मुनासिब नहीं है अभी। जरा पहले खान साहब से एक दफा अगर बात हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ना हुई बात तो फिर हम खुद कर देंगे। राइट। सो अब लेकिन गवर्नमेंट ने मीनवाइल, आपकी राय ये है कि ज्यादा अचीव नहीं किया, कुछ मामला तो ठीक किए उन्होंने। फॉर इंस्टेंस यही बात कि उनको कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं नजर आ रही है, एक गवर्नमेंट के लिए इससे ज्यादा जबरदस्त बात क्या होगी टू सस्टेन। फिर आगे उनको ये भी लग रहा है कि अब माशी हदफ अटेन होने की तरफ जा रही है। जब स्टेबिलिटी आएगी, ये क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मामला ठीक होना चाहिए। आज यूएई और सऊदी अरेबिया अपने जो अपना पैसा है वो पाकिस्तान से निकाल ले, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्या स्टेबिलिटी आई है? देखिए स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। आपका जो इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो ये है कि पाकिस्तान का 10 करोड़ 40 लाख आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है। पाकिस्तान में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। इट्स अ वेरी डिसमल सिचुएशन पाकिस्तान को इस वक्त जो रीजन में। मसलन आप देखिए इससे ज़्यादा क्या पाकिस्तान में हमारी बेइज्जती की बात होगी कि इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया तशरीफ लाते हैं और इंडिया उन्हें कहते हैं जी अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो फिर आप ना आए, फिर आप जो है वो यहाँ हमारे इंडिया में फिर आप ना आए, आप यहीं से वापस चले जाए और हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। एंड इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करते हैं एंड विजिट इंडिया। इनसे ज़्यादा करीबी दोस्त हमारा कौन है? सो ये आपका इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशन आपकी है। और मुझे नहीं पता कि अब इस वक्त देखिए ना पीटीआई में अपोजिशन वाली बात तो आपकी ठीक है, अपोजिशन का तो सिर्फ एक ही नसारा है कि अल्लाह ताला जो है वो एक और इंतजार भी है जो खान साहब ने भी कहा जेल से कि आई एम ओके अगर डोनाल्ड ट्रम्प इंटरवेंशन करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प, एंड यू आर सेइंग कि ये अच्छा ख्याल है। देखें बात यह है कि एक तो ये कि टोटल इन्हिसार आप बाहर पे रखें ये तो अच्छा नहीं है, नंबर वन। आपको लग रहा है कि इस वक्त यही है इन्हिसार पीटीआई का? देखिए ना जब मौजूदा लीडरशिप में ये सारे बोने होंगे, मतलब अगर आपने सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा टाइप और रऊफ़ हसन टाइप और शेख वकास टाइप लोगों को पीटीआई दे देनी है, फिर ऑब्वियसली फिर तो दुआओं पे बात है। लोगों से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी जब आप पीटीआई में थे, आज आप कोई क्योंकि ऑपोजिट साइड पे हैं तो आपको बुरे लग रहे हैं। 3-4 लोग जो हैं ये तो बोझ है ना पीटीआई पे। अगर ये लोगों ने 3-4 लोगों को हाथ आपने पीटीआई देनी है फिर तो बात दुआओं पे ही है ना, फिर तो बात जाहिर और कुछ नहीं है। और दुआ यही है कि अल्लाह ट्रम्प का ध्यान इधर करा दे और वो खुद ही आगे काम कर ले। ये बहुत फार फेच लग रहा है अब इस वक्त जो सिनारियो बन रहा है इंटरनेशनल। फार फेच नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरवीन करेंगे पाकिस्तान। So he's very busy. अभी हमने देखा है whatever, वो तो चीजें तो चलती रहती हैं। So you think it's a good idea कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरवेंशन करें? उसकी वजह फ्रिया ये है ना कि आप गुड आइडिया नहीं है। It's a very bad idea. No, not a very bad idea, but not a good idea. For PTI it should be the lethal idea. आप लोग तो इंटरवेंशन के खिलाफ सड़कों पे निकले थे कि हमें नहीं चाहिए गुलामी। देखें ना फिर आपके पास ऑप्शंस क्या है? But think over it. थोड़ा एक तो sit back and reflect. कितना बुरा मुझे आप बताइए
आप बताएं में आपको बुरा लग रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं जाते, आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं जो है वो कहते, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? जब आपने अब आपके पास दो ही लाइन क्रॉस कर देते हैं। नहीं, आपके पास दो ही व्हेन यू गो टू इंटरनेशनल, तो फिर आपको क्या, आप बता दें क्या करना चाहिए? फाइन लाइन, आप बताएं ना क्या करना चाहिए। मैं तो पीटीआई नहीं हूं, इट्स नॉट माय जॉब टू टेल यू व्हाट ना कि आप कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये करना चाहिए। खास तौर पे जब इतने ऊंचे नारे लगाए हो कि हम गुलाम नहीं हैं, हम कोई गुलाम हैं, हम वहां से आया साइफर, अब क्या करना चाहिए? आपने खत्म कर दिया। इशू ये नहीं, आप क्यों जा रहे हैं? अल्लाह करे, अब आप एक सवाल इंटरवेंशन आए, अल्लाह करे, एक सवाल बदलने क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तमाम ऑप्शंस ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान के अंदर अवाम ने एक फ़ैसला किया 8 फरवरी को, 9 को आपने उसको तब्दील कर दिया। उसके बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने, आपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को चेंज कर दिया। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस के साथ जो हुआ, उसके बाद जो सरगोदा के जज की आप रिपोर्ट देख लें, आप पिंडी के जज की रिपोर्ट देख लें जो जजों के साथ हुआ, उसके बाद आप 6 जजेस हाई कोर्ट के उनका लेटर देख लें, उसके बाद आपने 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी। अब आप मुझे बताइए, जब आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तमाम ऑप्शंस पाकिस्तान के अंदर खत्म कर देंगे, पीपल हैव टू 2 ऑप्शन। कैन आई से फ्यू थिंग्स आल्सो, 2 ऑप्शंस पे आते हैं कि अब 2 ऑप्शंस क्या थी, बट जब ये सब कुछ हो रहा जो आपने कहा, और जहां जहां गलत है वो गलत है, बट यहीं पर मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं पीटीआई की तरफ से आपकी आर्म फोर्सेस के ऊपर। मुसलसल फजूल किस्म की बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। अपनी पार्टी के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई कह देता है कि नेशनल कंसेंसस की बात करो, आपने भी किया, आप देखें आपके साथ क्या करती है वो पार्टी। जब आप अपने आप को एक सुकेड़ रहे हैं एक ऐसे ग्रुप में जो कि हर उस बात से चिढ़ता है जो कि स्टेट की पॉलिसी है, जिससे स्टेट को कौन चिढ़ाता है? आप लोग स्टेट को चिढ़ाने की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे व्यूज तो बड़े वाज़ेह हैं जी। आई एम टॉकिंग अबाउट पीटीआई, ऑब्वियसली यू डिटैच योरसेल्फ। पीटीआई नहीं है, इसमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक तो सेपरेटिस्ट है। सेपरेटिस्ट जो हैं, मेन कैंपेन जो एंटी आर्मी कैंपेन हैं वो सेपरेटिस्ट चला रहे हैं, चाहे वो BLA हो, चाहे वो एक धड़ा हो जो पख्तून नेशनलिस्ट हों या बाकी हों, वो एक धड़ा है सिंह के वो पीटीआई के नाम से चला रहे हैं। नहीं, हुआ क्या है, वो कैंपेन्स बनाते हैं और बहुत सारे जो उनमें लोग हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो प्राइमरीली इट कम्स फ्रॉम फेक आईडीज। ठीक, अच्छा, अब लेकिन कई दफा खान साहब की भी लगी होती है, पीटीआई की भी लगी होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने इमरान खान की डीपीज के साथ फेक आईडीज बना के और उसको चला रहे हैं। दूसरा वो तबका है जिसके साथ यहाँ ज्यादतियाँ हुई हैं, वो लोग अपने साथ होने वाली ज्यादतियों की वजह से कैंपेन्स में शामिल हो जाते हैं। और तीसरा तबका है जो प्योरली पैसा बनाना चाहता है और वो समझता है कि अब वो इदारों के खिलाफ बात करेगा, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेगा तो उसको डॉलर मिलेंगे, और जो मिल भी रहे हैं। पर एक तबका वो भी है जो खुद खान साहब के नाम से आर्टिकल्स छप रहे हैं। टाइम्स में छपा, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं टाइम मैगजीन में जो छपा है वो मैगजीन बिल्कुल एंटी पाकिस्तान नहीं है, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का है। इमरान खान के नाम से अभी तक एंटी आर्मी और एंटी उस तरह का नैरेटिव नहीं आया। आपने सुनी उनकी स्टेटमेंट्स, नाम लेके आर्मी चीफ के बारे में बात करते हैं। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए और दूसरी तरफ से आपको स्पेस देनी चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसको स्पेस देनी पड़ेगी। सो दे डोंट कंसिडर कि यार ये इन लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है, इन लोगों का क्या हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान के साथ इनका क्या काम है, इन्होंने मुल्क के लिए क्या क्या किया हुआ है। आई एम नॉट द ओनली वन। परवेज इलाही साहब का कितना पुराना ताल्लुक था, और शेख रशीद का कितना बड़ा ताल्लुक था, शेख शाह महमूद कुरैशी साहब का, इन सब लोगों का, खुद इमरान खान का, सब लोगों का क्या ताल्लुक था। लेट्स कम टू परवेज खटक, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। हाउ डू यू लुक एट दैट? पहली बात तो यह कि नून लीग वाले ऐसे ही रो रहे हैं जैसे परवेज खट्टक को पता नहीं शहबाज शरीफ ने कैबिनेट में शामिल किया है। उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही उनसे किसी ने पूछा। आई एम श्योर शहबाज शरीफ साहब ने खुशी मतलब उनको जो कहते हैं वो खुशी करते हैं। लेकिन परवेज खट्टक साहब की जो कैबिनेट में अब आमद है, वो उसका अब देखते हैं कि उन्हें इंटीरियर मिलता है या नहीं मिलता, बिकॉज वो तो इंटीरियर के कैंडिडेट हैं। अगर उन्हें इंटीरियर नहीं मिला, वो कह रहे हैं इंटीरियर में क्या मोहसिन नकवी साहब को हटा? एग्जैक्टली वो मोहसिन नकवी साहब को, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आई डोंट नो, दिस इज परवेज खट्टक साहब्स ऑब्जर्वेशन। और वो इसी डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो नहीं डिफेंस नहीं बनेंगे, वो सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए आए और उसके ऊपर उनके स्पेसिफिक टास्किंग है जो मुझे उनके जो करीबी लोग हैं जो बता रहे हैं, वो स्पेसिफिक टास्किंग है उनकी जिसके लिए वो आए हैं और उसके लिए वो समझते हैं कि उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो चाहिए।
बिकॉज जो सिक्योरिटी के हालात हैं अफगानिस्तान की तरफ से, सो यू नीड समबडी फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, परवेज खट्टर साहब को सिक्योरिटी वगैरह से क्या ताल्लुक होना है, उनका तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। सिक्योरिटी तो जाहिर है और लोग हैं जिन्होंने करनी है, देखना है, करना है। सो पीटीआई को कॉर्नर करना है अब खैबर पख्तूनख्वा में? आई डोंट नो, पीटीआई को या कॉर्नर करना है या फासला कम करना है, दोनों में से क्या टास्क उनको मिलता है आप देखते हैं और उसके मुताबिक। ये दूसरी बात है, फासला कम करने में परवेज खट्टर काम कर सकते हैं, वो तो खुद अपने आप को अलग करके बैठे हैं, बट जाहिर है उनके ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप हैं, वो कर सकते हैं। सो यू आर सेइंग ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ पीएमएलएन? नो, ही विल नॉट, ही विल बी इंडिपेंडेंट। राइट, थैंक यू सो मच। यू वर सेइंग समथिंग? मैं बस ये बात ये कंक्लूड में मैं ये करना चाह रहा था कि देखिए पाकिस्तान में फासला ही कम करने की ज़रूरत है। इमरान खान जो है वो इस वक्त जो उनका इस वक्त कद है वो पाकिस्तान में हिस्ट्री में कभी किसी का नहीं रहा। ठीक है, पीटीआई की आई वुड से कि चाइल्डिश जो लीडरशिप है उसकी वजह से मसाइल ज़रूर हैं और पीटीआई परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन इमरान खान की हैसियत को तस्लीम किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो अगर परवेज़ खट्टक या जो भी फासला कम कर सकता है और वो ये रोल प्ले कर सकता है वो ज़बरदस्त होगा। पीटीआई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर सूरत ये अलाइंस बने, और अगर ये अलाइंस नहीं बनता तो पीटीआई को और इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। बैक, जहां पर एकदम से कॉन्फिडेंस आया हुकूमत के अंदर, साथ ही वफाकी कैबिनेट में तौसीक का सोच लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट में तौसीक करते हुए इसमें 12 वफाकी वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत, 3 मशीरों और 4 मुआवनीन ख़ुसूसी का तकर्रुर कर दिया है। अब कई रोज़ गुजर चुके हैं मगर उसके बावजूद कैबिनेट में शामिल होने वाले अफराद को जो कलमदान हैं वो अभी तक नहीं दिए गए, इसलिए काफ़ी छहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। काबीना में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक को शामिल किए जाने पर बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए और पीएमएलएन के अंदर से एतराज़ात उठना शुरू हो गए हैं। नून लीग पर खुलकर सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि नून लीग माजी में परवेज़ खट्टक को बीआरटी पेशावर में करप्शन का मुर्तकब करार देती रही है। इस हवाले से नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खुलकर सवाल उठा रहे हैं। इख्तियार वली खान ने कहा है कि परवेज़ खट्टक उनके लीडर को गाली देते रहे हैं, इसलिए वो उनकी मुखालिफत करते ही रहेंगे। काबीना में उन्हें शामिल करने का फैसला हुआ था, यानी इख्तियार वली साहब को, लेकिन एक रात कबल इनकार कर दिया गया। जरा देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल भी वफाकी कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस बात ही से लाइल्म थे। ये भी देखिए, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इख्तियार वली के एतराज़ात पर कहा है कि पार्टी जल्द नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देगी। ये भी देखिए, हमारे साथ इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने यूजुअली ये देखा है कि जब भी कोई अपनी पार्टी के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ बात करता है तो वो साइड लाइन हो जाता है। अब आप खुलकर परवेज़ खट्टक की वफाकी काबीना में शमूलियत पर एतराज़ कर रहे हैं, आपके पास रीजंस भी हैं, सो अब क्या आपके साइड लाइन होने का वक्त तो नहीं आ गया? देखिए, मेरे लिए इतनी जगह बहुत है जितनी मेरे पास है। मुझे एक टांग पे खड़े रहने के लिए भी अगर जगह मिल जाए तो मैं 35 साल अपनी जिंदगी ऑलमोस्ट में दे चुका हूँ, एक नजरिए को, एक कॉज को, एक लीडर को और एक पार्टी को और इस मुल्क की जमहूरियत को, पाकिस्तान को। तो अगर बाकी 35 साल भी मुझे खड़े होकर एक टांग पे गुजारना पड़ जाए तो मेरे लिए वो स्पेस भी बहुत है। परवेज़ खट्टक साहब जो है वो, उनके मुतालिक मेरा जो मौक़िफ़ है वो उसूली है, कभी भी वो नहीं बदल सकता, उस पर कभी भी उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। बिकॉज मैं समझता हूं कि हमारी तो जो पर्सन उसके साथ है वो अलग एक चीज है कि हम एक दूसरे के राइवल हैं या एक दूसरे के अपोनेंट हैं या एक दूसरे के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ते हैं या कभी वो जीते कभी हम हारे, वो एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान ने अपनी हुकूमत में एक कमीशन बनाया था जिसको कहते थे सूबाई एहतसाब कमीशन। उस वक्त बड़ा उसका प्रोपेगेट किया गया था। आपको याद होगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट की नेब है वो तो फजूल है, मैं बड़ा अच्छा एहतसाबी निजाम ला रहा हूं। उसका जनरल हामिद खान रिटायर्ड ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन। उनको जब लगाया गया तो उसके बाद उन्होंने 3-4 महीने बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में यह लिखा कि आपका सिटिंग चीफ मिनिस्टर परवेज़ खट्टक अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट, इन सबको जेल में होना चाहिए। वजीर आला बमाए काबीना ये फला जो है तो करप्ट प्रैक्टिसेस में ये इन्वॉल्व हैं। इन्होंने यहां से किकबैक्स लिए हैं, इन्होंने यहां से रिश्वत ली है, यहां से इन्होंने मलाफाइडी की है।
तो ये कौमी मुजरिम है, इनको जेल में डालना, मुझे इजाजत दे दी। इमरान खान ने उस कमीशन को, जनरल हामिद खान को फारिग करके उस कमीशन के दफ्तर को ताला लगा दिया। तो अब ऐसे बंदे के खिलाफ अगर एक एविडेंस और एक कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है, तो मुझे बताइए मैं वजीर बनूं ना बनूं, मेरी मुशीरी हो ना हो, फॉरगेट अबाउट दैट, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। राइट, सोशल मीडिया पर जो PMLN के अकाउंट्स हैं या उनके वर्कर्स के अकाउंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बात से एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। वो नाखुश हैं परवेज़ खटक साहब पे, ऑब्वियसली वो उनकी मुखालिफ जमात में बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं। सो आप ही इसके मुखालिफत कर रहे हैं, वर्कर भी कर रहा है, क्या ये सारी की सारी शिकायत लीडरशिप तक पहुंची है? क्या वो उसकी नोटिस लेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लीडरशिप जो है वो नोटिस जरूर लेती है और वो लेगी, मुझे पता है। मेरी लीडरशिप जो है वो बुज़दिल भी नहीं है, मेरी क़यादत जो है वो कॉवर्ड भी नहीं है, करप्ट भी नहीं है। और उन्होंने ही हमें सिखाया है कि करप्ट लोगों के खिलाफ किस तरह बात करना है, किस तरह आपने डट जाना है, किस तरह आपने लड़ना है। हमें तो जो नवाज शरीफ ने सिखाया, जो शहबाज शरीफ ने सिखाया, हम वो कर रहे हैं। और इस तरह की मुझे नहीं पता कि ये बंदा अपनी चापलूसी या धोखाधड़ी या फ्रॉड या कौन सा इसने ऐसा किया कि उस तरीके से कैबिनेट में जाके ये मुशीर बन के बैठ गया। आई डोंट थिंक सो, बट वी विल सी। मुझे पता है कि मैं अपनी लीडरशिप के पास बैठूंगा तो मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आई एम क्लियर। सो आप नून लीग से दूरी इख्तियार करने का तो नहीं सोच रहे? नहीं, देखें मैं फरीहा पार्टी जो है ना, पार्टी मेरी पार्टी है। मैं इस पार्टी को 35 इयर्स, आपको पता है कि इट्स अ लाइफ टाइम। मैं अपनी जिंदगी दे चुका हूं एक नजरिए को। मैं परवेज खटक अगर आएगा तो मैं इस पर इतनी नाराजगी, मैं आपको फिर कहता हूं, मैं वजीर बनूं ना बनूं ये एक बड़ी छोटी सी बात है। मैं इतना इक्तिदार का रस्सिया बंदा नहीं हूं, सियासत मेरा पेशा नहीं है। इट्स नॉट माई ऑक्यूपेशन, इट्स माई पैशन। ये मेरा शौक है। परवेज खटक मेहमान आदमी है, इससे पहले वो शेरपाव ग्रुप में रह चुका है, पीपल्स पार्टी में रह चुका है, PTI में रह चुका है। वो उसके लिए पार्टी क्या और बदलना क्या, और वो जिस पार्टी में होता है जब वो कश्ती डूबने लगती है तो पहली छलांग जो है परवेज खटक लगाता है। ये उसकी हिस्ट्री है। मेरा वो राइवल रहा है, मैं उसको जानता हूँ और अभी तक हम राइवल हैं एक दूसरे के। तो आई नो हिम वेरी वेल इनसाइड आउट, मुझे सब पता है। तो मेरी जो पार्टी के लोग हैं उनको भी ये पता है कि परवेज खटक शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो एक टूटते हुए पाकिस्तान को, डूबती हुई मईशत को बचा कर लाई है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी डेडिकेशन से और अपने डिवोशन से। उस काबीना में एक ऐसा बंदा जिसके माथे पर कई दाग हो, एक टीका ही नहीं हो, बहुत सारे दाग हो, ऐसे बंदे को काबीना में बिठाएंगे तो मेरे ख्याल में ये उसका सारा हुस्न बर्बाद कर देगा, उस काबीना का और उस परफॉर्मेंस का जो हमने दी है। पॉलिटिकल स्टेक्स को दाव पर लगाकर पाकिस्तान को बचाने के बाद अगर ऐसी इंडक्शन हम करेंगे तो आई थिंक कभी भी ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता। राइट, सो आप ये कह रहे हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया, वजारत की बात हुई, क्या उस वक्त परवेज खटक साहब के हवाले से भी कोई बात हुई? आप ऑब्वियसली उसी एरिया के, कोई मुशावरत, कोई बातचीत या कोई खबर? नहीं जी, इस तरह नहीं होता। ये जब सारे दोस्तों को बुलाया गया था उसी तरह मुझे भी बुलाया गया था। जिन्होंने वजीर बनना था या मशीर बनना था या जिनकी कोई अपॉइंटमेंट होनी थी, तो 3 दिन पहले टेलीफोन आ गया था और उसके बाद फिर 1 दिन पहले फिर कॉल आ गई कि जी वो मीटिंग कैंसिल हो गई। सो परवेज खटक नून लीग में तो नहीं शामिल हो जाएंगे? नहीं, अभी तक तो उसके गले में ना आपने शेर वाला मफलर आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना उसके सर पे कोई टोपी देखी है। और अगर वो मुस्लिम लीग नून में आ जाए तो मेरे ख्याल में जो रही कभी जो कसर रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी। और परवेज खटक अपने करतूतों की वजह से और अपने कारनामों की वजह से, अपनी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। लोग समझते हैं कि वो एक मनफी किरदार है और उसको वो नहीं समझते हैं। राइट, सो अब एक नजर देख लें, शाह खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, आसिफ किरमानी, जावेद अब्बासी, सद्दाम मेहताब अब्बासी, ये लोग बड़े नाम थे, ये नून लीग छोड़ के चले गए हैं और एक सीक्वेंस हमें नजर आ रहा है। दे गुड पीपल। सो क्या पार्टी की लीडरशिप का भी कसूर है इन लोगों के जाने में?
नहीं, उनके मसाइल कुछ और थे। मेरे ख्याल में कुछ लोग होते हैं जिनका आपने जिक्र किया, उनको पावर पॉलिटिक्स की लत पड़ गई थी, उनको अपनी हैसियत की कुछ वो पड़ गई थी, कुछ मामलात के हम अपना कद उनको अपनी जमात से और अपने लीडर से बड़ा लगने लगा था। उनके साथ ये गलत फहमियाँ हो गई थी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं अपनी जगह पर हूँ और वहीं पर कायम हूँ। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सैफ अली खान साहब। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से रंगे हाथों गिरफ्तारी को आज 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस कार्रवाई को पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज की तारीखी कामयाबी करार दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी आप इसको कह सकते हैं। हुआ ये था कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 3 मार्च 2016 को भारतीय खुफिया एजेंसी के ऑफिसर कुलभूषण को बलूचिस्तान से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पहली दफा ही हुआ था ये कि किसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाजिर सर्विस ऑफिसर किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को यकीनन हम कह सकते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था। हमने उसको किस तरीके से फिर पॉलिटिकली फिर उसके ऊपर काम करना था, वो हम इस पे आज डिस्कस करेंगे। हम इस वाक़े को कह सकते हैं कि इसमें पहले हम कहते थे कि भारत क्या कर रहा है एक्टिवली पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, मगर ये तो एक बिल्कुल सबूत सामने आ गया था। दुनिया को बिल्कुल आपने वाजे कर दिया था कि एग्जैक्टली कितना डीप रूटेड है भारत की इन्वॉल्वमेंट इस वक्त। आपका एक ऑफिसर वहाँ से गिरफ्तार हुआ, रॉ की साख पर भी संगीन क्वेश्चन उठ गए। जब तफ्तीश हुई थी कुलभूषण यादव से, तो उसने ये माना कि वो भारतीय हुकूमत और रॉ के अहकाम पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा था बलूचिस्तान में। दूसरी जानिब पूरी दुनिया में सफारतकारी के खास मरवजा उसूल हैं। जंग के दिनों में भी मुतहारिब ममालिक एक दूसरे के सफ़ीर का एहतराम करते हैं और सफारती उसूलों को मलहूज़े खातिर रखते हैं। अमेरिका की नई हुकूमत अब इन उसूलों से खुलकर दस्तबरदार होती हुई नजर आई है। 2 दिन कबल यूक्रेन के सदर व्हाइट हाउस पहुंचे। आप सब ने ये यकीनन देखा होगा मंजरनामा। व्हाइट हाउस आमद पर सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर का इस्तकबाल किया और फिर वो हुआ, ऐसे मनाजिर आए जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के मनाजिर भी हम देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वैंस ने मीडिया की मौजूदगी में यूक्रेन के सदर को आड़े हाथों लिया। सब रिकॉर्डेड है। अमेरिकी सदर ने यहाँ तक कहा कि यूक्रेन के सदर तीसरी आलमी जंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये क्लिप्स देखे जरूर होंगे। लेट्स वॉच सम पार्ट्स अगेन। ब्रिगेडियर मसूद खान में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी 9 साल हो गए हैं इस वाक़े को। इट वाज अ ह्यूज इवेंट। क्या हम समझते हैं कि इससे जिस तरीके से सफारती तौर पर हमें इस मामले को उठाना चाहिए था वो हमने किया है, और भारत को एक्सपोज किस हद तक किया है इस वाक़े ने? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक बहुत ये मेरे ख्याल में हिस्टोरिक इवेंट था। उस हिसाब से अब देखा जाए, पकड़ा गया था, मशकेल में पकड़ा गया, तहसील है और डिस्ट्रिक्ट वाशिक है बलूचिस्तान में। और ये बलूचिस्तान ईरान में चाबहार में बेस था, स्क्रैप डीलर के हुसैन मुबारक पटेल के नाम से। ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर, कमांडर था, और ये 2013 से वहां पे था। और इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देखें कि उसमें एक तो ये सी पैक को डिसरप्ट करना था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था, सेक्टेरियन वहां पे उन्होंने जो फ्यूल करना था, जिस तरीके से हजारास की किलिंग हुई जो उसमें ये इन्वॉल्व था। और इवन जो सफोरा गोट कराची में जो एक बस में हमला हुआ जहां पे इस्माइली मुसलमान मारे गए थे, वहां पे भी जो ये इन्वॉल्व था। कराची स्टॉक एक्सचेंज के हमले में ये इन्वॉल्व था। और इसके अलावा PC गवादर, सो मेनी थिंग्स इसमें ये था। फिर इसके लिंक्स थे विद BLA के साथ थे, BLF के साथ था, BRI के साथ थे। और सब्सिक्वेंटली ये सर्वेलेंस में रहा, पकड़ा गया और इसके बाद इसने कन्फेशंस कर लिए थे, अपने लिंक सारे बता दिए थे। और वो इंडिविजुअल 13 जो इंडिया में बैठे इसको हैंडल कर रहे थे, उसकी भी डिटेल्स आ गई थी। सो पाकिस्तान ने एक सबूत हमारे पास आ गया था, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने एक डोजर जमा करा दिया था। और उस वक्त हमारी एम्बेसडर थी मलिहा लोधी, और वो डाटा शाटा हमने सारा शेयर कर दिया था। और उससे ये एस्टेब्लिश हुआ था कि हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि इंडिया स्पॉन्सर टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं था। और ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हुए थे। अफगानिस्तान में 66 कैंप्स एस्टेब्लिश थे,
इन्होंने ब्रास बनाई हुई थी, फिर कंसोर्शियम बनाया हुआ था, टीटीपी भी इसमें शामिल थी, और इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि वहाँ पे बलूचिस्तान स्पेसिफिक और कराची स्पेसिफिक थे। और तो इसमें यह है कि डिप्लोमेटिकली हम कह सकते हैं हमने अपना अच्छा केस लड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस इंडिया लेके गया था, वहाँ पर उसने क्वेश्चन रेज किए थे। तो लेकिन उन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ट्रायल सही कर दिया। ओनली थिंग इट वाज गिवन ए स्टे। तो लेकिन ये है कि इंडिया एक्सपोज हुआ और हम ऑलरेडी 5 डोजेस जमा करा चुके हैं। और इसके बाद देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इंडिया फिर एक्सपोज हुआ, जब हमने देखा कि कनाडा में उन्होंने असैसिनेशंस की, फिर न्यूयॉर्क में पन्नों की जो असैसिनेशन प्लॉट था, यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान के अंदर जितने कश्मीरीज और सिख मारे गए उसमें भी इंडिया इन्वॉल्व था। सो देखें कि इंटरनेशनली इंडिया को ये है कि इंडिया दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म एक स्टेट टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं और एक्सपोज है। लेकिन एट टाइम्स ये है कि इंटरनेशनली हम देखते हैं कि लोग अपने इंटरेस्ट की वजह से चीजें इग्नोर करते हैं। लेकिन इंडिया जनरली एक्सपोज हुआ है, 5 आइज ने एक्सपोज किया है, हमने 5 डोजियर जमा करा के एक्सपोज किया है, और कतर में एस्पेनाज में ये इन्वॉल्व थे, EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। इंडिया इज एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म जो एक्सपोर्ट कर रहा है। राइट। सो अब आ जाते हैं जो हमने देखा है अभी स्क्रीन के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख कलामी हुई, पूरी दुनिया ने देखी। फिर हमने देखा कि यूरोपियन ममालिक के सरबराहान यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए नजर आए हैं। कल यूरोपीय ममालिक का एक इजलास भी हुआ है जिसमें कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की और एक इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जी हम एक कोलिशन ऑफ विलिंग बनाएंगे। ये अब क्या हम यूरोप को अलग होते हुए देखेंगे अमेरिका से? यहाँ देखें 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं और उसमें से ऑलमोस्ट कहते हैं 20 यहाँ पे आए हुए थे, और इसमें कनाडा भी शामिल था। कनाडा ऑल्दो नेटो का मेंबर है, लेकिन स्पेशली उन्होंने इसको अटेंड किया। और इसमें एक सॉलिडेरिटी शो की यूरोपियन कंट्रीज ने विद यूक्रेन, और स्पेशली जो आपने जिस तरह बात की है 4 पॉइंट्स पे उन्होंने कहा है कि इस पे इत्तेफाक है सबका कि जी मिलिटरीली और एक फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू हम वी विल कंटिन्यू सपोर्टिंग यूक्रेन, दैट इज वन थिंग। और सेकंड उन्होंने ये कहा कि वी विल नॉट लिफ्ट सैंक्शन जो रशिया पे लगी, हम इनको उठाने को तैयार नहीं है। तीसरी चीज उन्होंने ये की फ्यूचर में जब भी यूक्रेन की बात होती है तो उसमें यूक्रेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन। और मोस्ट लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट उनका था कि जी हम अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑन बोर्ड लेंगे, इसमें हम उनकी सपोर्ट चाहिए। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में किसी ने ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं किया और थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि ऐसे बैलेंस एक्ट करने के लिए। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि फिर इसके साथ है $2 बिलियन प्लस के जो हैं मिसाइल खरीदने के लिए उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया यूनाइटेड किंगडम ने। लेकिन हम ओवरऑल कह सकते हैं कि एक तो नेटो लगता है कि अभी टूट जाएगा क्योंकि उसमें 32 कंट्रीज है। अमेरिका जो मेन उसका अंदर जो समय है कि जिसकी बदौलत ये नेटो चल रहा है, 50% उनकी कंट्रीब्यूशन है। ट्रम्प ने पहले ही कह दिया था कि इसमें हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं है। अगर वो वहां से निकल गए तो सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है यूरोपियन कंट्रीज पे। उस पर भी लाइकली लीड करने में है जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम में है, फ्रांस है। इन्होंने कहा कि हम एक अलायंस बनाएंगे, लेकिन एक ये ऐसा अलायंस होगा बड़ा वीक होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज प्रो रशिया भी हैं, कुछ प्रो अमेरिका भी हैं। तो वो मसाइल होंगे फ्यूचर में एक होगा और इनके पास इनको ये भी खतरा है। ठीक है जी जी मैंने क्वेश्चन किया था कि चाइना फिर इस सारी सूरत हाल में किधर होगा, वो आइसोलेटेड होगा? एंड सेकेंडली जो आपने देखे थे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की और ज़ेलेंस्की की एक पूरी मीटिंग हुई है, उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें वो तो सिंपल इट वाज स्क्रिप्टेड और ये पहले से प्लान था और मीडिया को भी इसी तरह तैयार रखा गया था। और क्योंकि उनको मैसेज ये मिल गया था, क्योंकि जब ज़ेलेंस्की के आने से पहले वो चाह रहे थे कि ये इस पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए रेयर जो अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन उस पे ज़ेलेंस्की का ये पॉइंट था भाई इस पे आप मुझे क्या दे रहे हैं, यूक्रेन को आप क्या दे रहे हैं, तो उस पर वो तैयार नहीं था। उन्होंने कहा था हम पहले बातचीत करेंगे, आप सिक्योरिटी गारंटीज दें, हम
इस पे इनको उससे वो समझ रहे थे कि इसने हमारे साथ हाथ किया, तो दैट्स व्हाई इट वाज प्री प्लान्ड, सारा कुछ था। जिस तरह आपने बात की, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उनके ड्रेस के बारे में बात की है, लेकिन आप एट द सेम टाइम हम देखते हैं टीवी पे एलन मस्क जिस तरीके से ड्रेस पहना बच्चे लेके फिर रहा होता है तमाम ऑफिशियल इवेंट्स में। मेरा ख्याल में इट वाज बाय डिजाइन उसको रिडिक्यूल करने की कोशिश की, अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई थी। जहां तक चाइना की बात है, देखें चाइना अब ट्रम्प ने मेरा ख्याल में एक्नॉलेज किया है, क्योंकि देखें वो मिलिटरीली अपने आप को उन्होंने पीछे कर लिया है। उनका फोकस है इकोनॉमी और ट्रेड की बात कर रहे हैं, जहां पे प्रॉफिट होगा वहां पे वो जा रहे हैं। सो वो ये भी समझते हैं कि दुनिया में दो और ताकतें हैं जो मैटर करती हैं, वन इज चाइना, द अदर इज रशिया। सो इनकी एक कोशिश ये हो सकती है कि इस तरह की एक डील करवा के रशिया को थोड़ा सा चाइना से डिस्टेंस करवा लें। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है, बट एक्नॉलेजमेंट है ट्रम्प की तरफ से। देयर आर टू पावर्स, रशिया एंड चाइना, जो मैटर करते हैं इस वक्त दुनिया के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसी मीटिंग का अगर बात करें ब्रिगेडियर साहब, उसमें कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि तीसरी आलमी जंग करवा देंगे आप, उन्होंने यूक्रेन की तरफ से कहा। ये खदशा है अभी, क्योंकि अब हमने देखा यूरोप सपोर्ट में आया है, वॉर अभी शायद इसी तरीके एकदम से खत्म ना हो। कैन वी गो टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर? देखें कि अव्वल तो चांसेस नहीं है, एज लॉन्ग एज अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो चांसेस नहीं है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट एक खतरा जरूर रहेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज से मैंने बताया, और इसमें 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है और फ्रांस है। और जर्मन्स तो बहुत ज्यादा ही, अब इनके जो नए चांसलर है उन्होंने तो बड़े क्लेम्स किए, उन्होंने कहा हम अपना अलग बनाएंगे, अलायंस बनाएंगे, फिर वो अपना आपको सुपीरियर भी समझते हैं। तो जिस तरह हिटलर का एक कंसेप्ट था कि हम एक सुपीरियर रेस हैं, इस तरह अभी भी जर्मनी यही सोचते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर ये चांसेस हैं कि यूरोप के देखें डिसइंटीग्रेशन के भी चांसेस हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ जो आगे है कि फिर ये मसले बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पावर्स तो इनके पास, यूरोपियन कंट्रीज के पास तो है, वेपन्स है। राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर मसूद खान फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन वो मनाज़िर आप सबने देखे, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स दिए, बट अकॉर्डिंग टू ब्रिगेडियर साहब इट लुक्स लाइक इट वाज अ प्री प्लान्ड इवेंट, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना मैसेज पुट अक्रॉस करा दें। अपना ज़रूर दीजिएगा फीडबैक, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।